सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम 2023 का जो संस्कृत का पेपर था सीबीएसई बोर्ड का, उस पेपर को सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से आपका थोड़ा अभ्यास हो जाता है, प्रश्न कैसे आएगा, उत्तर कैसे लिखना होता है, इन सब बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। 2024 का पेपर इसके पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। ये 2023 का पेपर है बोर्ड एग्जाम का। तो पहले क्वेश्चन में क्या आया था, एक पैसेज आया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपठित गद्यांश आता है 10 नंबर का। तो ये देखिए, ये पैसेज है, ये पैसेज किसके ऊपर केंद्रित था? प्राकृतिक पर्यावरण के ऊपर केंद्रित था। तो मान लो संस्कृत आपको उतनी अच्छी नहीं आती है, तो उत्तर कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए तरीका क्या है कि 15 मिनट आपको पैसेज पढ़ने के लिए मिलता है। तो आप पैसेज को अच्छे से पढ़ लें, पैसेज किसके ऊपर है थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद प्रश्न को पढ़िए। जैसे यहाँ पे देखो, पहला प्रश्न क्या है? आप जानते हैं कि जो अपठित उद्बोधन होता है उसमें से 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला टाइप जो होता है एक पदेन उत्तरद का होता है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है के रोपड़िया रक्षड़िया चा। कौन? रोपड़िया मतलब लगाने चाहिए और रक्षा की जानी चाहिए। तो इसका उत्तर है वृक्षाह। अब यहाँ पे उत्तर लिखे हुए हैं, लेकिन पेपर में आप कैसे ढूंढेंगे? पेपर में आप इस लाइन को ढूंढेंगे, कहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, के रोपड़ीयः के रक्षणीयः। तो यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है वृक्षाः रोपड़ीयाः रक्षणीया चा। तो ये लाइन यहाँ पे मिल गई, तो एक पद में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वृक्षाः। इस तरह से आपको पेपर में उत्तर ढूंढने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कदा पर्यावरणस्य प्रदूषणस्य समस्या न आसीत। कदा मतलब कब, ये सप्त ककार में भी आता है। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वैदिक काले। ये भी पैसेज में कहाँ पर लिखा हुआ था? देखो यहाँ पे लिखा हुआ था वैदिक काल में जो है प्रदूषण की समस्या नहीं थी। ये देखो दूसरी लाइन में लिखा हुआ था वैदिक काले अभी पर्यावरण प्रदूषण से समस्या न आसीत। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा कदा। आपको हम एक बात और बताना चाहेंगे, जो कदा अव्यय पद है इसका अर्थ होता है कब। अब इसका जो उत्तर आएगा वो सप्तमी विभक्ति वाला आएगा, क्योंकि कदा माने होता है कब, तो कब समय बोधक भी हो सकता है, तो उसमें जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन आएगा। अगला क्वेश्चन क्या था? अस्माकम देशः कस्य पोषकः। हमारा देश जो है किसका पोषक है? तो प्राकृतिक पर्यावरण से इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बाखंड होता है पूर्ण वाक्य लिखत। इसका उत्तर आपको फुल सेंटेंस में लिखना होता है, और ये दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ध्यान से करना आपको। किम जानन्तः जनाः प्लास्टिक निर्मित वस्तूनां प्रयोगं बाहुल्येन कुर्वन्ति। किम जानन्तः क्या जानते हुए लोग भी प्लास्टिक वस्तुओं का प्रयोग बाहुल्यन यानी अधिकता से करते हैं। तो इसका उत्तर देखो पैसेज में कहाँ पे लिखा हुआ है, प्लास्टिक वस्तु का उपयोग के बारे में पैसेज में कहाँ पर लिखा गया है। तो पैसेज आपके सामने पेपर में होगा, यहाँ स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है। तो उत्तर ढूंढिए कहाँ पर है। तो इसका उत्तर देखो, ये मिल गया। प्लास्टिक इत रसायनेन निर्मित वस्तूनां पर्यावरणाय हानिकारक कराणि भवन्ति इत जानन्तः अपि। यानी जो प्लास्टिक वस्तुएं होती हैं ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं, ये जानते हुए लोग भी उसका अधिकता से प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको फुल सेंटेंस के प्रश्न का उत्तर करना है। तो एक पदेन पूर्ण वाक्य लगभग लगभग सभी कर लेते हैं। बच्चे गलती ज्यादा कहाँ करते हैं? साखंड में। इसमें क्या होता है? अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। बहुत बच्चे इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं वो नहीं छोड़ते हैं। तो हम कहेंगे किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है। जो आपका पैसेज है, जैसे यहाँ पे देखो पैसेज क्या है, आपको पैसेज पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि इसका केंद्रीय बिंदु क्या है, किसके ऊपर ये पैसेज लिखा गया है। मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर लिखा गया होगा, तो जो व्यक्ति का नाम लिखा होगा वही आपको एक शब्द में या दो शब्द में लिख देना है। किसी प्राकृतिक पर्यावरण के ऊपर ऊपर होगा, या कोई आपदा के ऊपर होगा, कोई खेल के ऊपर होगा, तो जिसके ऊपर भी ये पैसेज होगा वही उसका शीर्षक हो जाएगा, एक शब्द में या दो शब्द में। उसके बाद जो दाखंड का प्रश्न होता है वो एमसीक्यू में आता है, और ये 3 नंबर का होता है, 4 क्वेश्चन होते हैं। इसमें किस टाइप के प्रश्न आते हैं? क्रिया पूछी जाती है, विशेषण विशेष पूछे जाते हैं,
कर्ता भी पूछा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे है जनाः अस्याः गांभीर्यं न अनुभवन्ति अत्र क्रियापदम किम, यानी जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें क्रियापद कौन सा है, तो क्या हो जाएगा अनुभवन्ति। आप सभी जानते हैं तीता अंत जो धातु रूप होते हैं उन्हीं को क्रियापद कहते हैं। नवीनाः इत विशेषण पदस्य विशेष पदम किम, विशेषण विशेष ये लगभग लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। आप 2024 के पेपर में देखेंगे आपके पेपर में 4 पैसेज आते हैं। कितने आते हैं? 4। 3 जो है पाठ वाले होते हैं और एक अपठित। इनमें आप देखेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन तो इसी का होता है विशेषण और विशेष का। तो इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। विशेषण पद वह होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं और विशेष पद वह संज्ञा पद होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? नवीनाः का विशेष पद यानी संज्ञा पद पूछा जा रहा है। तो पैसेज में ही आया हुआ है नवीनाः आविष्काराः, तो इसका उत्तर हो जाएगा आविष्काराः। अब यहाँ पे मान लो उत्तर हमने टिक लगा रखा है, लेकिन आपको पेपर में पैसेज में इसका उत्तर कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे नवीना ये विशेषण है, तो पैसेज में आपको ढूंढना है कि नवीना कहाँ पर है। उसके बाद वाला जो पद होगा वही उसका जो है विशेष पद हो जाएगा। इस तरह से जो है विशेषण और विशेष को आप ढूंढेंगे। तो देखिए ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नवीना आविष्काराः। तो जो विशेषण होगा वो पहले होगा, जो विशेष होगा वो बाद में होगा। तो ये ट्रिक है आपको विशेषण और विशेष को ढूंढने की। तो ये आप समझ गए कि विशेषण क्या होते हैं, विशेष क्या होते हैं, कैसे ढूंढते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शोषकः इत पदस्य विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। शोषकः इसका विलोम पद आपको गद्यांश से ढूंढकर लिखना है। तो शोषकः माने होता है शोषण करने वाला, तो इसका हो जाएगा पोषकः पोषण करने वाला। वयम प्रतिदिनं तेषां कर्तनं पश्यामः अस्मिन् वाक्ये पश्यामः क्रियायाः कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। पश्यामः जो क्रिया है उसका कर्तृपद मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप जानते हैं पश्यामा जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो इसका जो कर्ता है यानी सब्जेक्ट है वो हो जाएगा वयम हो जाएगा। अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष के सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आता है पत्र लेखन का। तो देखिए 2023 के पेपर में पत्र कैसे आया था, ध्यान से देखिएगा। लिखा है भवती प्रभा अस्ति, यानी आप प्रभा हैं, स्वमातरम प्रति अपनी माता के प्रति, स्वास्थ्य विषये अपनी स्वास्थ्य के विषय में, लिखितम इदम पत्रम मंजूषाया सहायतया पुनः संपूर्णम लिखतु। तो पत्र के प्रश्न में आपको 3 बातों का ध्यान देना होता है कि लिखने वाला कौन है, किसके लिए लिखा जा रहा है और विषय क्या है। तो लिखने वाला कौन है? लिखने वाली प्रभा है जो अपने माता को लिख रही है, और विषय क्या है? अपने स्वास्थ्य के विषय में यानी अपने हेल्थ के विषय में वो पत्र लिख रही है। तो हमने आपको 2024 के वाले पेपर में भी बताया था कि जहाँ से पत्र लिखा जाता है उसके लास्ट में तह लगा होगा। तो देखो कभी कभी हमने आपको बताया था ना यही गायब रहता है। तो यहाँ पे देखो विद्यालय परिसरः सिमलातः। अब सिमलातः से आप पकड़ में आ गया कि जी देखो यहाँ पे मंजूषा में देखो ये लिखा हुआ था सिमलातः। तो सबसे नंबर 1 पे यही आएगा क्योंकि जहाँ से पत्र लिखा जाता है उस स्थान के बाद जो है तह लगा होता है। तह माने होता है से। तो सिमलातः शिमला से। समादरणीयाः मातृचरणाः, क्योंकि जिसके लिए पत्र लिखते हैं उसका यहाँ पे संबोधन होता है, संबोधन के बाद अभिवादन होता है। तो आदरणीय माताजी सादरम प्रणामः, सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, ये लाइन भी आपको हर अनौपचारिक पत्र में मिलेगी। यहाँ पर सब ठीक है, वहां पर कैसे है? संप्रति इस समय मम वार्षिकी परीक्षा संचरति, हाँ, इस समय हमारा जो है एनुअल एग्जाम हो रहा है। अत्र यहाँ पर छात्रावासे हॉस्टल में पठनस्य वातावरणम तो शोभनम वर्तते, पढ़ाई का वातावरण बहुत अच्छा है। अत्र अध्यापकाः अपि च अतीव कर्मठाः सन्ति, यहाँ पर जो अध्यापक हैं वो भी बहुत मेहनती हैं। अतः पठनस्य कार्यम, इसलिए पढ़ाई का काम समुचितम एव भवति, अच्छी तरह से हो रहा है। परंतु अध्ययन कारणात्, ज़्यादा पढ़ाई करने से, शयनस्य भोजनस्य च, शयनस्य मतलब सोने का, भोजनस्य मतलब भोजन करने का, समय एव न प्राप्यते, समय ही नहीं मिल रहा है।
आप सभी जानते हैं जब आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो आप अपने सेहत को नहीं ध्यान दे पाते हैं, खाने-पीने का समय नहीं मिलता है। तो वही यहाँ पे बालिका भी कह रही है कि सोने का और भोजन करने का समय नहीं मिल रहा है। अतः इसलिए अद्यत्वे, अद्यत्वे माने होता है आजकल, मम स्वास्थ्यम सुष्ठु न अस्ति, मेरा जो स्वास्थ्य है, हमारी तबीयत है, वो अच्छी नहीं है। अहम ज्वरेण पीड़ितः, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। परम काचित अब चिंता नैव करणीया, फिर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आशा से, आशा करती हूँ। अहम शीघ्रम एव, मैं शीघ्र ही पूर्णतया स्वस्था भविष्यामि, अच्छी तरह से ठीक हो जाऊंगी। परीक्षा यह अनंतरम, पेपर के बाद गृहम आगमिष्यामि, घर आ जाऊंगी। तदा वयम मिलित्वा, उसके बाद हम सभी मिलकर भ्रमणाय, घूमने के लिए वाराणसी नगरम गमिष्यामः, वाराणसी नगर जाएंगे। पित्रे नमः, अब यहाँ पे ध्यान देना कि पत्र के लास्ट में भी जो होता है ना, जैसे मम्मी को पत्र लिख रहे हैं तो पापा के लिए प्रणाम करेंगे, भाई को पत्र लिख रहे हैं तब भी माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे जो बालिका है वो यहाँ पे लिख रही है पित्रे नमः, पिताजी को नमस्कार। भवत्याह पुत्री, आपकी पुत्री प्रभा, यानी लिखने वाले का नाम जो है लास्ट में होता है। तो इस तरह से आप पत्र के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में चित्र वर्णन आता है, यानी एक चित्र बना होगा और उसके नीचे मंजूषा भी मिलेगी सहायता के लिए। ये देखो यहाँ पे मंजूषा है, तो इसमें किस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं वो ध्यान से देख लीजिएगा। हमारी ट्रिक क्या है, आपको लिखना होगा चित्रे, चित्र माने क्या होता है, चित्र में, और उसके बाद अस्ति या संति, दो ही क्रियापद लेना है। अस्ति माने होता है एक व्यक्ति या वस्तु, और उसके बाद बहुवचन में होता है संति। तो चित्रे अस्ति, चित्रे संति। अब कहाँ पे अस्ति लगाना है, कहाँ पे संति लगाना है, वो थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे देखो वृक्षाः, ये बहुवचन का है तो इसके साथ हो जाएगा चित्रे वृक्षा संति। चित्रे विशाल भवनानि संति, ये भी बहुवचन का है। चित्रे, और देखो क्या है, अब देखो एक एक वचन में कौन कौन से हैं, उद्यानम, चित्रे उद्यानम अस्ति। चित्रे वस स्थानम अस्ति। चित्रे वातावरणम अस्ति। चित्रे महिला अस्ति। इस तरह से बिल्कुल 3 पद का वाक्य बनाएंगे, क्योंकि वाक्य छोटे रहेंगे तब भी आपको एक वाक्य का 1 नंबर मिलेगा, बड़े रहेंगे तब भी आपको एक वाक्य का 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखो कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, चित्रे उद्यानम अस्ति, चित्रे महिला अस्ति, चित्रे वृक्षा सन्ति, चित्रे विशाल भवनानि सन्ति, चित्रे अवकर पात्रम अस्ति। अवकर पात्र माने होता है डस्टबिन, यानी कूड़ेदान। अब अवकर पात्रम भी आपकी मंजूषा में ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से मंजूषा से आप लिख सकते हैं। कई बच्चों का कमेंट आते हैं, सर जी अगर हम मंजूषा की सहायता ना लें, अपने तरफ से ही वाक्य बनाएं तो क्या पूरे नंबर मिलेंगे? मंजूषा आपकी सहायता के लिए होती है, आप इसमें से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं या ना करें, वो आपके ऊपर है। आप स्वयं भी शुद्ध वाक्य लिख सकते हैं। इसके अथवा के रूप में जो है अनुच्छेद लेखन होता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि दिए गए टॉपिक पे आपको 5 वाक्य लिखने हैं, और टॉपिक क्या है, वृक्षाः अस्माकं मित्राणि, पेड़ हमारे मित्र हैं। और इसमें भी आपको मंजूषा मिलेगी सहायता के लिए। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जो है चित्र वर्णन ही करें। फिर भी इस पे हम अनुच्छेद कैसे लिखेंगे वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं मंजूषा की सहायता से। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, वृक्षाः अस्माकं मित्राणि, तो इसमें हमें एक क्रिया जोड़ दिए भवन्ति। आप जानते हैं भू धातु जिसका रूप चलता है भवति, भवतः, भवन्ति। तो भवन्ति माने होता है होते हैं। तो हमारा एक वाक्य शीर्षक से ही कंप्लीट हो गया, वृक्षाः अस्माकं मित्राणि भवन्ति, पेड़ हमारे मित्र होते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव भवन्ति। अब यहाँ पे देखो सत्पुरुषाः यहीं पे लिखा हुआ था, वृक्षा भी यहाँ लिखा हुआ था, हमने एक अव्यय पद जोड़ दिया इव। यू माने होता है समान, जिसको आप कहते हैं सदृश या इक्वल, यानी पेड़ जो है सज्जन पुरुष के समान होते हैं। वृक्षाः छायाम यच्छन्ति, यच्छन्ति मतलब देते हैं, पेड़ जो है छाया देते हैं। वृक्षाः फलानि यच्छन्ति, पेड़ जो है फल देते हैं। अस्माभिः वृक्षारोपणम करणीयम, हम सबके द्वारा पेड़ लगाना चाहिए। अब यहाँ पे मान लो इतना कठिन वाक्य नहीं आ रहा है तो आप और भी लिख सकते थे, वृक्षाः काष्ठम
यच्छन्ति, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में ट्रांसलेशन आता है। ये थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि बच्चों को संस्कृत कम आती है तो अनुवाद कम कर पाते हैं, तो कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आपके आधे वाक्य सही होंगे तो आपका आधा नंबर ही कटेगा, यानी आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पूरे 5 वाक्यों में से आधे आधे भी सही होते हैं तब भी आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2.5 नंबर मिलेंगे। इसलिए छोड़ना बिल्कुल नहीं है, अनुवाद भी करके आना है। तो जैसे यहाँ पे देखो पहला अनुवाद क्या है, कल तुम कहाँ गए थे, तो इसका अनुवाद हो जाएगा हयः त्वं कुत्र अगच्छः। अब यहाँ पे गए थे, ये कैसा है, भूतकाल का वाक्य है, तो यहाँ पे तुम करता है तो इसके अनुसार क्रिया जो है मध्यम पुरुष एक वचन की आई है, अगच्छः, कुत्र माने होता है कहाँ। अगला अनुवाद क्या है, घर के बाहर मत खेलो, तो बाहर के लिए बहि का प्रयोग होता है और जिसके बाहर का प्रयोग होता है उसमें पंचमी आती है, तो गृहात बहि माँ क्रीड, माँ माने होता है मत। अब यहाँ पे क्या है, लोट लकार यानी आज्ञा दी जा रही है, इसलिए लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया का प्रयोग है क्रीड। भारतः ऋषीणाम भूमि अस्ति, भारत जो है ऋषियों की भूमि है। हमारा जीवन अनुशासित होना चाहिए, तो हो जाएगा अस्माकम जीवनम अनुशासितम। अब यहाँ पे ध्यान देना, भवेम लिख गया है, भवेम नहीं होगा, क्या होगा, भवेत होगा, यानी बेधलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया आएगी भवेत, अस्माकम जीवनम अनुशासितम भवेत। सुधार कर लीजिए इसको, कर लिए, बहुत अच्छा। अगला वाक्य क्या है, मैं अपने जन्मदिन पर देवालय जाऊंगा, तो हो जाएगा अहम स्वजन्म दिवसे देवालयम गमिष्यामि। गमिष्यामि क्यों आया है, क्योंकि जाऊंगा यानी भविष्य काल का वाक्य है, तो इसमें कौन सा लकार आएगा, लिरिट लकार आएगा। और मैं है यानी आई है, तो इसके अनुसार जो है गमिष्यामि आएगा, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया। इसके बाद क्या है, हम बाग में खेलते हैं। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश में वी लिखा हुआ, वी मतलब हम सब, तो हो जाएगा वयम उद्याने क्रीडामः, बाग में यानी इसमें सप्तमी आएगी, इसलिए उद्याने में सप्तमी का एक वचन है। बालक मित्रों के साथ पढ़ता है, तो साथ के लिए संस्कृत में तृतीया विभक्ति आती है और सह का प्रयोग होता है। सह माने क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में विद कहते हो, क्या कहते हो, विद कहते हो, उसको संस्कृत में सह कहते हैं। और जिसके साथ इसका प्रयोग होता है उसमें तृतीया विभक्ति आती है, इसलिए मित्रों यानी बहुवचन में है तो मित्र ही लिखा हुआ है। बालकः मित्रैः सह पठति, पढ़ता है। तो इस तरह से आपको अनुवाद करना है। इसके बाद खंड ग हमारा प्रारंभ होता है अनुप्रयुक्त व्याकरण यानी ग्रामर का क्वेश्चन। इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 5 होगा संधि का। तो आप जानते हैं 10th क्लास में कौन कौन संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। संधि अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो है 20-25 मिनट की वीडियो है, प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, यहाँ पे आई बाल पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, आपको संधि 100% समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो इतस्ततः, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, विच्छेद हो जाएगा इतः प्लस ततः। प्रकृति प्लस एव, तो हो जाएगा प्रकृतिर एव। यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटी ए है, इसलिए विसर्ग जो है रा में बदल जाएगा। उदीरितः अर्थः, तो हो जाएगा उदीरितो अर्थः। यहाँ पे जो विसर्ग था वो ओ में बदल गया, किस नियम से, नियम क्या है वो भी आपको संक्षेप में बता देते हैं। विसर्ग हो, विसर्ग पहले छोटा आ हो, विसर्ग के बाद भी छोटा आ हो, तो पहला छोटा आ और विसर्ग मिल करके ओ में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे उदीरितो हो गया, जो बाद वाला आ था वो अवग्रह में बदल गया। इन सब बातों को हमने विसर्ग संधि वाली वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाए संधि को एक बार अच्छे से देख लें, जिससे आप ये 4 नंबर बिल्कुल भी गलत ना करें। अचिराद एव, विच्छेद हो जाएगा अचिरात प्लस एव। अस्मात नगरात, तो हो जाएगा असमान नगरात। पहले वर्ण के बाद अगर पांचवा वर्ण होता है तो जो पहला वर्ण है वो भी पांचवें वर्ण में बदल जाता है, इसलिए जो ता था वो यहाँ पे वो ना में बदल गया है। ये तो हो गई संधि की बात। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 6 में समास आएगा, विग्रह आएगा। आप जानते हैं समास का क्वेश्चन कैसे आता है, एमसीक्यू में आता है। तो समास क्या होता है, जब अनेक पद मिलकर एक पद बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं, और उसी समस्त पद को अर्थ के अनुसार अलग अलग लिखना ही विग्रह होता है। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है, सह भार वेदनया क्रंदति अस्मम।
अब ये किस पाठ की लाइन है? ये है विचित्रा साक्षी वाले पाठ की। तो हम आपको बताना चाहेंगे, आपके समास के सारे एग्जाम्पल जो हैं कहाँ से आते हैं? आपकी पुस्तक से आते हैं। तो समास की वीडियो अभी हमने जल्दी में बनाई है, या एक वीडियो अभी हम और आपके लिए लाएंगे पेपर के पहले, मिड टर्म के पहले हमने बनाया था, लेकिन अभी हम 1-2 दिन में समास की कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन जो आपकी किताब में आने वाले हैं और पेपर में छपने वाले हैं, उसका क्वेश्चन बैंक में लाऊंगा समास का, क्योंकि समास बच्चों को कठिन लगता है। यहाँ पे भार वेदनया है, तो इसका विग्रह हो जाएगा भारस वेदनया, भार की पीड़ा से। लता तर गुलमाह, इसमें जो है द्वंद्व समास है, और इसमें देखो 3 पद हैं, तो हो जाएगा लता चा, तरवा चा, गुलमाह चा। ये पहले चैप्टर का एग्जाम्पल है। रामस्य समीपम, ये तीसरे पाठ का एग्जाम्पल है, लवकुश और राम वाले पाठ का, तो हो जाएगा उपरामम, इसमें अव्ययी भाव समास है। पीकह चा, काकह चा, तयो। अब इस तरह का जब एग्जाम्पल है, ध्यान देना, ये एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा चिंतनीय है, ध्यान देने वाला है। को भेदा पिक काकयो, यहाँ पे लिखा हुआ है पीकह चा, काकह चा, तयो। तो यहाँ पे जो तयो है ना, तयो मतलब उन दोनों का, तो यहाँ पे जिसमें अंत में यो लगा होगा वही वाला ऑप्शन सही होगा, और दोनों पद मिल जाएंगे, जो चा है वो गायब हो जाएगा, दोनों चा गायब हो जाएंगे। देखो किसमें है? बी वाले ऑप्शन में है, पिक का कयो हो। ये आपको ध्यान देना है कि विग्रह पद में जैसा होगा समस्त पद भी वैसा ही बनेगा, ये आप ध्यान देंगे। विमूढ़धि मधुरम ना वदति, विमूढ़धि माने होता है मूर्ख व्यक्ति, मीठा नहीं बोलते हैं, तो विमूढ़धि का विग्रह हो जाएगा विमूढ़ा धीः यस्य सा। धी माने होता है बुद्धि, और विमूढ़ माने होता है कुंठित, यानी जिसकी बुद्धि कुंठित हो गई है उसी को कहते हैं विमूढ़धि। तो इस तरह से हमारा समास में कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 7 में आएगा प्रत्यय। क्या आएगा? प्रत्यय। हम आपको बताना चाहेंगे, प्रत्यय की भी हमने वीडियो बना रखी है, प्ले लिस्ट में आप जाकर के प्रत्यय को अच्छे से समझ सकते हैं। मिड टर्म के टाइम पे लगभग उसको 12 से 13,000 बच्चों ने देखा भी था। बहुत अच्छी वीडियो है प्रत्यय की, आप जरूर देखें। आप जानते हैं आपके सिलेबस में कितनी प्रत्यय है, बस आपको यही जानना है प्रत्यय है कितनी आपके सिलेबस में। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, मान लो कोई बच्चा समय के अभाव में प्रत्यय वाली वीडियो ना देख पाए तो क्या करे। तो देखो पहली प्रत्यय आपके सिलेबस में है मतुप प्रत्यय है। क्या है? मतुप। मतुप का मत जुड़ता है, जो पुल्लिंग में हो जाता है मान, और उसी को कभी कभी हो जाता है वान। इसी तरह से स्त्रीलिंग में भी मत का क्या हो जाएगा? मति हो जाएगा और वती हो जाएगा। दूसरी प्रत्यय आपकी है ठक। ठक प्रत्यय का क्या जुड़ता है? इक जुड़ता है। उसके बाद त्वा प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय का ध्यान देना, क्या जुड़ता है? त्वम। प्रत्यय और प्रत्यय के जुड़ने में थोड़ा सा अंतर है, इसको आप ध्यान देना। मूल प्रत्यय है त्वा, जुड़ता है त्वम। अगली प्रत्यय है तल। तल प्रत्यय का क्या जुड़ता है? ता जुड़ता है। ध्यान से देखते जाइएगा, प्रत्यय क्या है, जुड़ता क्या है। ये 4 प्रत्यय हो गई। 2 प्रत्यय और हैं, इसको मिटाकर मैं आपको लिखता हूँ। वो 2 प्रत्यय हैं, पहली है टाप, इसको स्त्री प्रत्यय भी कहते हैं, और दूसरी है गीप। कौन सी प्रत्यय है? गीप। ये 6 प्रत्यय आपके सिलेबस में है। टाप प्रत्यय का बड़ा आ जुड़ता है, और गीप प्रत्यय की बड़ी ई जुड़ती है। तो बस इतना ही आपको पकड़ना है, प्रत्यय कौन सी है, किस प्रत्यय का जुड़ता क्या है। ये दोनों स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इनका नाम स्त्री प्रत्यय क्यों है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ संक्षेप में। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्या है? भगवान। अब आपको बताया था ना, वान मिल गया, तो क्या हो जाएगा? भग प्लस मतुप, ये सही होगा। अब यहाँ पे देखो गलत कराने के लिए वतुप भी दिया है। हमने देखा था 2023 वाले पेपर में बहुत बच्चों ने वतुप भी मारा था। उनको लगता है कि वतुप भी सही है, लेकिन वतुप कोई प्रत्यय है ही नहीं। आपके सिलेबस में प्रत्यय कौन सी है? मतुप है, इसलिए मतुप वाले ऑप्शन को ही सही मानना है, और ये ऑप्शन सही होगा बी वाला, भग प्लस मतुप। ये आपको ध्यान देना है। अगला है महत प्लस त्वा, तो क्या बन जाएगा? महत्वम। अब यहाँ पे ध्यान देना, महत्व में गलती ना हो, इसमें डबल आधाता वाला ही सही होगा। उसके बाद क्या है? नामधेया। अब नामधेय के अंत में क्या मिल गया? बड़ा आ,
तो कौन से प्रत्यय हो जाएगी? टाप, नामधेय प्लस टाप। अगला है नीत प्लस ठग, ये थोड़ा सा कठिन है और विचारणीय है, क्योंकि नीत प्लस ठग से जो है नैतिकम भी बनता है, नैतिकी भी बनता है, नैतिका भी बनता है, नैतिक भी बनता है। अब आप कहेंगे सर जी सारे बनते हैं तो सही कौन सा होगा? तो सही वो होगा जो इसके बाद लिखा होगा। ध्यान देना, यहाँ पे कर्तव्यम लिखा हुआ है, ये नपुंसक लिंग का है, तो ये जो ठग प्रत्यय वाले पद होते हैं विशेषण होते हैं, तो कर्तव्यम है, इसलिए सही होगा नैतिकम। लेकिन अभी यहाँ पर दिनचर्या लिखी होती तो नैतिकी सही होती। इस तरह से आपको ठग प्रत्यय वाले ऑप्शन को चुनना है बाद वाले पद को देखकर। यहाँ पे कर्तव्यम है तो ये भी अम वाला सही होगा, नैतिकम। ये गूढ़ बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अगला है विशेषता। अब विशेषता में क्या मिल गया? ता मिल गया, यानी तल प्रत्यय है तो विशेष प्लस तल ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आ गया प्रश्न नंबर 8, जो कि होगा वाच्य परिवर्तन का। आप जानते हैं कि वाच्य परिवर्तन संवाद के रूप में आता है। तो वाच्य कितने होते हैं? 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पे देखो, मोहना, मोहन कहता है रमे हे रमा, किम तत्र शालायाम गायकाः गीतान गायति, क्या वहां पे शाला में यानी स्थान में गायक जो है गीत गाते हैं? रमा कहती है आम, हाँ, तत्र गायकेन गीतानि। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, कर्ता तृतीया में हो गया और कर्म भी है, तो ये कैसा वाक्य हो गया? ये हो गया कर्मवाच्य। तो जो क्रिया आएगी क्या आएगी? वो कर्म के अनुसार गीयन्ते आएगी। अब कुछ बच्चे कहें सर जी डी वाला ऑप्शन क्यों नहीं सही है? तो इसलिए नहीं सही है, यहाँ पे गीतानी है। अगर ये गीतानी की जगह पे गीतम होता तो डी वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन गीतानी है, बहुवचन में है, इसलिए क्रिया हो जाएगी गीयन्ते, ये सी वाला ऑप्शन सही है। मोहन कहता है किम कापि बाला तत्र नृत्यति, क्या कोई लड़की वहां पर नाचती है या नाचेगी? तो रमा कहती है आम, हाँ, तत्र तु द्वय वाले। अब यहाँ पे द्वय वाले ये जो है प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में है, तो क्रिया जो है ये भी कर्तृवाच्य यानी तीता अंति वाली आएगी और द्विवचन की आएगी नृत्यतः, ये आएगा। मोहना, मोहन कहता है किम इदानीम तुम अपि तत्र गच्छसि, क्या तुम भी इस समय वहीं जा रही हो? रमा कहती है आम, अपि तत्र गम्यते। अब यहाँ पे क्रिया ध्यान देना, क्रिया क्या आ गई? गम्यते, तो कृत्या जो करता आएगा वो तृतीया विभक्ति वाला आएगा, तो हो जाएगा माया। ध्यान देना, आहम जिसको आप इंग्लिश में आई कहते हो उसी को संस्कृत में आहम कहते हैं, इसकी हिंदी होती है मैं। इसी का तृतीया में बनता है मया। क्या बनता है? मया। उसके बाद तुम जिसको आप इंग्लिश में यू कहते हो उसी को तृतीया में क्या बनता है? त्वया। तो ये आपको ध्यान देना है, आहम को मया में बदलना है, तुम को त्वया में बदलना है। अगला क्या है? मोहन कहता है अरे गुरु आयाति, गुरुजी आ रहे हैं, आहम तु परलमामी, मैं तो प्रणाम करता हूँ। तो किसको प्रणाम कर रहे हैं? गुरु जी को कर रहे हैं, तो गुरु जी यहाँ पे कर्म के रूप में आए हुए हैं, यानी ये करता है, ये क्रिया है, तो कर्म होगा तो कर्म में द्वितीय आएगी, तो हो जाएगा गुरु। आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। वाच की वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं जल्दी ही। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में क्या आता है? समय लेखन। ध्यान देना, संख्या लिखी होगी और वादने कभी कभी लिखा रहता है, कभी कभी नहीं लिखा रहता। जैसे देखो 2024 वाले पेपर में वादने लिखा हुआ था, लेकिन 23 वाले पेपर में देखो वादने नहीं लिखा हुआ है। अगर वादने नहीं लिखा हुआ है, केवल नंबर लिखा हुआ है, तो आप नंबर की संस्कृत लिखेंगे, साथ में सभी के बाद में वादने 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 लगाना है। कुछ बच्चों के मन में शंका आती है सर जी वादनम लिखाए हैं तो क्या करेंगे? वादनम लिखाए हैं तो क्या करेंगे? घबराने वाली कोई बात नहीं, तब भी पूरा नंबर मिलेगा अगर संख्या सही है तो। लेकिन सही सही क्या लिखना चाहिए? वादने। अब वादनम और वादने में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वादनम माने होता है बजा है और वादने माने होता है बजने पर। अब यहाँ पे जितनी बातें लिखी हुई हैं वो क्रिया की बातें लिखी हुई हैं। जैसे अहम नित्यम रात्रौ भोजनम करोमि, यानी मैं प्रतिदिन रात्रि में 8:30 बजने पर भोजन करता हूँ, तो बजने पर इसलिए वादने का प्रयोग होता है। ये भी
गूढ़ बात है। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो घड़ी होती है उसमें 1 से 12 तक नंबर होते हैं। तो फटाफट नंबर देख लेते हैं, नंबर कैसे लिखना है। 1 2 3 चतुर पंच षड सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश। बच्चे गलती यहाँ करते हैं, वो भी मैं आपको चिन्हित बता कर रहा हूँ। चतुर में गलती करते हैं, 10 में भी बच्चे गलती कर देते हैं। कुछ बच्चे 10 को ये वाला सा लिख देते हैं, यानी दंती सा लिख देते हैं, तो गलत होता है। संस्कृत में 10 जो है इस तरह से लिखा जाता है। द्वादश को भी बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, द्विदश लिख देते हैं। तो द्विदश नहीं होता है, क्या होता है, द्वादश होता है। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, सपाद, जिसको हिंदी में सवा कहते हैं, यानी 15 मिनट अधिक को सपाद कहते हैं। 30 मिनट अधिक को सार्ध कहते हैं, जिसको आप हिंदी में साढ़े कहते हो। और 45 मिनट अधिक को पादोन कहते हैं। क्या कहते हैं, पादोन। पादोन का मतलब होता है 15 मिनट कम। अब जैसे यहाँ पे देखो, पादोन वाला उदाहरण ये है 8:45। अब यहाँ पे पादोन का प्रयोग होगा, साथ में नेक्स्ट नंबर आएगा। यहाँ पे पादोन अष्टवादने नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पादोन नौवादने। ये आपको ध्यान देना है। पादोन का जब प्रयोग करेंगे तो नेक्स्ट नंबर लिखते हैं। तो 8:30 हो रहा है, तो हो जाएगा सार्ध अष्टवादने। अब यहाँ भी बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लिख देते हैं अष्ट सार्ध वादने, यानी सार्ध को बाद में लिख देते हैं। तो आप हिंदी में बोलते हैं ना 8:30, तो साढ़े को पहले बोल रहे हैं, तो वैसे संस्कृत में लिखते हैं सार्ध अष्टवादने। ये आपको ध्यान देना है। 8:45 पादोन नौवादने, 9:30 यानी सार्ध नौवादने, 10 बज रहा है तो 10 वादने, 11:15 हो रहा है तो सपाद एकादश वादने। तो ये घटिका का प्रश्न है, 4 नंबर का आता है, बहुत इजी होता है। इसलिए जो इजी प्रश्न है उसको तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में आएगा अव्यय। क्या आएगा, अव्यय आएगा। मंजूषा में लिखा होगा, रिक्त स्थान में भरना होगा। तो यहाँ पे देखो वाक्य क्या लिखा हुआ है, ते सभायाम बिरथा माँ वदेयु। वे सभी सभा में बिरथा, बिरथा मतलब बेकार में ना बोले। यद तो माम उक्त्वा यासी तदा बेला अपि अबेला स्यात्। यदि तुम मुझको छोड़कर चले जाओगे तो जो बेला है वो अबेला हो जाएगा, यानी जो हमारी आपकी शर्त है वो बेकार हो जाएगी। ये किस पाठ की लाइन है, ये दूसरे पाठ की लाइन है। तो यदि के साथ जो है तदा आता है, कभी कभी यदा के साथ भी तदा आता है। यूयम अपि प्रयासम कुरुत, तुम सब भी प्रयास करो। तो अपि माने होता है भी। मार्गेषु इतस्ततः अवकरम ना छिपेयु, रास्ते में इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 होता है अशुद्धि संशोधन का। किसका होता है, अशुद्धि संशोधन का होता है। 3 नंबर का आता है अशुद्धि संशोधन। इसमें अशुद्धि किस टाइप की होती है, कभी कर्ता की अशुद्धि होती है, कभी कर्म की अशुद्धि होती है, कभी जो है लिंग की अशुद्धि होती है, कभी कभी विभक्ति की अशुद्धि होती है, कभी कभी विशेषण और विशेष की अशुद्धि होती है। जैसे यहाँ पे देखो पवनम जो है अशुद्ध है, क्यों, क्योंकि ये कर्ता है तो हो जाएगा पवनः। पवनः वेगेन वहति, वायु जो है तेज बह रही है। अहम आम्रम खादती। अब यहाँ अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन सब्जेक्ट है, तो खादती नहीं हो, क्या हो जाएगा, खादामी, यानी ये कर्ता और क्रिया वाली अशुद्धि है। अगला क्या है, मोहना गृहम तत्र अस्ति। अब ये कारक वाली अशुद्धि है, मोहन का घर वहां पर है, तो मोहन का मतलब षष्ठी आएगा, तो हो जाएगा मोहनस्य गृहम तत्र अस्ति। भवान स्वः कुत्र गच्छति, आप कल कहाँ जाओगे। अब यहाँ पे स्व आया हुआ है ना, स्व मतलब क्या होता है, टुमारो, तो हो जाएगा गमिष्यति, ये सही होगा। तो इस तरह से हमारे जो है 3 खंड यानी का ख और गा कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं खंड घा पर, जो कि है पठित अवबोधन। और ये खंड कितने नंबर का है, 30 नंबर का ये खंड है। इसमें प्रश्न नंबर 12, 13 और 14 में 3 पैसेज आएंगे 5-5 नंबर के। तो सबसे पहले क्या आता है, गद्यांश, यानी जो स्टोरी वाला चैप्टर है उसमें से पैसेज आता है। अब यहाँ पे पैसेज देखने से आपको पता चल गया कि किस चैप्टर का है। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम किंचित वित्तम उपार्जितवान। कोई गरीब व्यक्ति बहुत मेहनत करके थोड़ा सा धन कमाया। अब एक लाइन पढ़ने से आपको पता चल गया कि विचित्रा साक्षी वाले पाठ की लाइन है। तो इसमें भी ट्रिक वही है जो पहले क्वेश्चन की है,
कि प्रश्न पढ़ेंगे और पैसेज से उत्तर ढूंढेंगे। इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्येन और यथा निर्देशम। जैसे यहाँ पे देखो, कीदृशः जना भूरि परिश्रम किंचित वित्तम उपार्जितवान। अब ये लाइन देखो कहाँ पर लिखी हुई है, पहली ही लाइन है। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा निर्धनो जनः। अब यहाँ पे निर्धनो लिखा था तो आप निर्धनो भी लिख सकते हैं। तनयः कुत्र निवसन, जो पुत्र था वो कहाँ रहता हुआ, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है छात्रावासे निवसन, तो एक पद में उत्तर हो जाएगा छात्रावासे। करुणा परो गृहित कसमय आश्रय में अच्छत, कसमय मतलब किसके लिए, तो पैसल में लिखा हुआ था तस्मय। तस्मय मतलब उस अतिथि को, यहाँ पे देखो ना लिखा हुआ है तस्मय, तो कसमय उसके लिए, तो हो जाएगा तस्मय यानी उसके लिए। अब उसके बाद पूर्ण वाक्य का प्रश्न आता है, सा पिता किमर्थम व्याकुलो जाता, उसका पिता जो है किस लिए जो है व्याकुल हो गया। तो क्यों व्याकुल हो गया था, क्योंकि उसका पुत्र वहीं पर बीमार हो गया था। तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उसका जो पुत्र था वहां पे बीमार हो गया इसलिए व्याकुल हो गया था। यहाँ से यहाँ तक इसका जो है उत्तर हो जाएगा। साक्य में विचार पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्र निवासम कर्तुम कश्चित गृहस्थम उपागता, वो क्या सोच करके जो है किसी गृहस्थ के घर गया। तो क्या सोचा था कि रात्रि में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा निशा अंधकार से लेकर के और उपगतः तक का, उपागतः तक का इसका उत्तर हो जाएगा खा वाले का। अगला क्या है, अर्जितेन वित्तेन सह जना किम अकरोत, कमाए हुए धन से उस व्यक्ति ने क्या किया। तो इसका उत्तर पहली ही लाइन में छिपा हुआ है कि धन कमाया तो उसने क्या किया। ये देखो यहाँ पे तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता। तो इस तरह से एक पदेन और पूर्ण वाक्य लगभग लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं। बच्चे गलती ज्यादा कहाँ करते हैं, वहां पर चलते हैं यथा निर्देशम यानी निर्देशानुसारम उत्तरत में, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या यह हुआ है, परम अर्थ कारसेन पीड़ितः सह वश्यानम विहाय पदातिर एव प्राचलत, अत्र वाक्य कर्तृपदम किम। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, इस वाक्य के उत्तर में भी उनको लगता है कि पैसा जैसे एक लाइन लिख देते हैं और उनका उत्तर गलत हो जाता है। यहाँ पे जो पूछा जाए वही लिखना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है, कर्तृपद मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सह है, बस एक छोटा सा पद लिखना था। करुणा परह इत विशेषण पदस्य विशेष पदम किम। अब यहाँ पे हमने आपको ट्रिक बताया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में कि विशेषण और विशेष पूछा जाए तो पैसेज में ढूंढेंगे। तो करुणा परो गिरही, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना करुणा परो गिरही, तो ये विशेषण है तो विशेष हो जाएगा गिरही। ये ट्रिक है विशेषण और विशेष को ढूंढने की, ये ट्रिक बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है, पुत्रस्य इत पदस्य पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। पुत्रस का पर्याय पद पैसेज में क्या आया हुआ है, तो वहां पे आया हुआ है तनुजस या तनयस, दोनों में से दोनों आए हुए हैं, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 आता है, इसमें क्या आएगा, पद्यांश यानी श्लोक वाले पाठ से एक या दो श्लोक आते हैं और उसमें से आपको 3 टाइप के प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, वायुमंडलम भीषम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुतसित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम कर्णीयम बहिरंतर जगत्तो बहुशुद्धिकरणम। ये लाइन पढ़ने से आपको पता चलेगा कि पहले पाठ की लाइन है। तो इसमें भी उत्तर कैसे ढूंढेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, जलम कीदृशम न अस्ति, जल कैसा नहीं है। तो यहाँ पे देखो लिखा ना निर्मलम जलम, तो बस कैसा जल नहीं है, एक पद में उत्तर हो जाएगा निर्मलम। समलम किम अभवत, समलम यानी गंदगी से युक्त कौन हो गया है, यहाँ पे देखो लिखा समलम धरातलम, एक पद में उत्तर हो जाएगा धरातलम। भीषम दूषितम किम अस्ति, बहुत अधिक दूषित क्या है, यहाँ पे देखो ना वायुमंडलम भीषम दूषितम, तो एक पद में उत्तर हो जाएगा वायुमंडलम। फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर एक पद में आप निश्चय नहीं कर पा रहे हैं तो वो लाइन भी लिख देंगे, तब भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। यहाँ पे देखो ना आधे आधे नंबर के हैं तो इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर आपका उत्तर उस पंक्ति में मिल रहा है तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। इसके बाद पूर्ण वाक्य है मनुष्य ही किम करणीयम, मनुष्यों के द्वारा क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, ये अंतिम लाइन जो है यही इसका उत्तर हो जाएगा कि संसार में अंदर और बाहर आपको बहुत शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। भक्षम कीदृशम जातम, भक्षम मतलब होता है भोजन, भोजन कैसा हो गया है, तो उसके लिए देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यहाँ से कुत्सित वस्त्र मिश्रितम भक्षम और उसके बाद जो है जातम लिख देना है।
शुद्धिकरणम कुत्र करणीयम, कहाँ पर शुद्धिकरण है? तो इसका भी उत्तर यही जो अंतिम लाइन, अब आप देख रहे हैं अंतिम लाइन जो है पहले का भी उत्तर है, तीसरे का भी उत्तर है। तो इस तरह से कभी-कभी आप एक ही लाइन 2 क्वेश्चनों का उत्तर होता है। तो आप दोनों क्वेश्चन में भी लिख देंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। इसके बाद इसमें भी भाषिक कार्यम होता है, कभी-कभी भाषिक कार्यम लिखा रहता है, कभी-कभी यथा निर्देशम लिखा रहता है, कभी-कभी निर्देशानुसारम उत्तरत लिखा रहता है। बहु इत पदस्य पर्याय पदम किम, बहु माने होता है अधिक, तो वहाँ पे आया हुआ है भीषम, भीषम माने भी होता है अत्यधिक, ये बहुत पूछा जाता है। अंतर इत पदस्य विपर्य पदम किम, अंतर माने होता है अंदर, तो विपर्य यानी विलोम तो हो जाएगा बहिः, बहिः माने होता है बाहर। जलम, इस पद का विशेषण क्या आया हुआ है? तो विशेषण आया हुआ है निर्मलम यानी निर्मल। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में क्या आता है? प्रश्न नंबर 14 में आता है नाट्यांश यानी जो संवाद वाला पाठ है। तो आप जानते हैं संवाद वाले आपके पूरे सिलेबस में 2 ही पाठ हैं, एक है शिशु लालनम और एक है सौहार्दम प्रकृते शोभा। तो यहाँ पर देखो व्याघ्र चित्र को सिंघा, तो पैसेज पढ़ने से आपको पता चल गया किस चैप्टर का है। जो आपके सिलेबस का सबसे बड़ा वाला पाठ है सौहार्दम प्रकृति शोभा, उस पाठ का ये पैसेज है। इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और भाषिक कार्यम। कौ नदी जलम पातुम आगतौ, अब इसका उत्तर भी ढूंढने के लिए ये प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज में देखेंगे कौ नदी जलम पातुम आगतौ, कौन जो है नदी का जल पीने के लिए आए। अब यहाँ पे व्याघ्र चित्र को हमने लिख रखा है, लेकिन आप पेपर में ढूंढेंगे कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्याघ्र चित्र को अपि नदी जलम पातुम आगतौ, तो बस यही लाइन जो है उसका उत्तर है, एक पद में उत्तर हो जाएगा व्याघ्र चित्र को। इस तरह से आपको ढूंढना है। अगला क्या है? तूषणीम भव इत कह कथयति, अगर इस टाइप का प्रश्न आता है कि इस वाक्य को किसने बोला है, तो जिसके लागे ये लाइन लिखी होगी वही उसका वक्ता होगा। अब देखो तूषणीम भव कहाँ लिखा हुआ है? देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है तूषणीम भव भो, तो कौन इसका वक्ता है? सिंह, शेर वक्ता है, तो एक पद में उत्तर हो जाएगा सिंह। अगला है किमर्थम सुपात्रम चीयते, तो हो जाएगा वनराज पदाय। पूर्ण वाक्य है तत्र किमर्थम विचार विमर्शः प्रचलति, वहां किस लिए जो है विचार विमर्श चल रहा था। तो यहाँ पर देखो पैसेज के ऊपर ही आया हुआ था, ये देखिए विचार विमर्शः प्रचलति, एते वन्यजीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम मनते अतः विचार विमर्शः प्रचलति, ये पूर्ण वाक्य के पहले प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद अगला क्या है? अधुना किम निश्चेतव्यम, इस समय जो है क्या निश्चित करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है को अपि पक्षी एवं राजा इत निश्चेतव्यम, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका उत्तर आपको लिख लेना है। अगला क्या है? सर्वे पक्षिणः किम कथयन्ति, सभी पक्षी क्या कहते हैं। अब सर्वे पक्षिणः जहाँ पे लिखा हुआ है वही लाइन इसका उत्तर हो जाएगा, तो यही लाइन जो है इसका उत्तर हो जाएगा सभी पक्षी कहते हैं आम आम हाँ हाँ, कश्चित खगः एव वनराजः भविष्यति इत, कोई पक्षी ही राजा होगा, ऐसा सभी पक्षी जो है मिलकर कहते हैं। तो इस तरह से संवाद वाले जो पैसेज है उससे आप जो है उत्तर ढूंढेंगे। इसमें भी बच्चे कहाँ गलती करते हैं? भाषिक कार्य में। एतस्मिन् एव काले व्याघ्र चित्र को अपि नदी जलम पातुम आगतौ, वाक्य किम कर्तृपदम, इस वाक्य में कर्ता कौन है? तो कर्ता है व्याघ्र चित्र को, जो क्रिया है आगतौ यानी आए, तो कौन आए? व्याघ्र चित्र को, यानी 2 बाघ है। पक्षिणः, इस पद का विशेष पद, ये विशेष पद है, इसका विशेषण पद क्या है? तो वहां पे लिखा हुआ सर्वे पक्षिणः, तो इसका विशेषण हो जाएगा सर्वे। कलहम इत पदस्य किम पर्याय पदम, तो कलहम माने होता है झगड़ा करना और पर्याय माने होता है समान अर्थ वाला, तो क्या हो जाएगा? विवादम। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 15 आता है, ये होता है प्रश्न निर्माण का। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सप्त ककार याद करना है। क्या याद करना है? सप्त ककार, जिसको आप संस्कृत में WH फैमिली कहते हैं और किम शब्द का रूप कहते हैं। ये 2 बातें आपको करना है। अगर आपको प्रश्न निर्माण बिल्कुल नहीं आता है तो उसके भी वीडियो हम बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएं या यहाँ आई बाल पे क्लिक करके भी प्रश्न निर्माण की वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है? जो पद रेखांकित होता है केवल उसी को हटाना होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। जैसे यहाँ पे परेशान है तो यहाँ पे हो जाएगा केशाम, परेशान मतलब दूसरे लोगों का, और केशाम माने हो जाएगा किसका। अन्येभ्यो,
तो हो जाएगा केभ्यः या केभ्यो। मह्यम, मह्यम मतलब मेरे लिए, तो हो जाएगा कस्मै, किसके लिए। चातकः वने वसति, तो यहाँ पे हो जाएगा कः वने वसति। देवी नामना तपोवनवासिनः जननीं देवी नामना आह्वयन्ति, तो हो जाएगा केन नामनः, ये तपोवन में रहने वाले लोग किस नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो रेखांकित है केवल वही बदलना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, इतना ही काम करना है प्रश्न नंबर 15 में प्रश्न निर्माण में। अब आता है प्रश्न नंबर 16। इसमें क्या करना होता है, इसमें अन्वय, श्लोक लिखा होगा, अन्वय भी लिखा होगा, उसमें जो है 4 पद गायब होंगे और भरे जाने वाले पद जो है कहाँ लिखे होंगे, मंजूषा में लिखे होंगे। तो मंजूषा से देख के आपको अव्यय भरना होता है। तो उसकी ट्रिक क्या है, अव्यय अन्वय भरने की ट्रिक क्या है, अन्वय भरने की ट्रिक है कि आप जो है श्लोक पढ़ेंगे, फिर कांटा लगाएंगे, जैसे मृगाह गावश्चा गोभी, तो मृगाह मृगई ही लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मृगई हो जाएगा नंबर 1 पे। तुरगाह तुरंगई है, दूसरी लाइन में लिखा हुआ ना, गावश्चा गोभी, गावश्चा गोभी मिल ही गया। आगे क्या है, तुरगाह तुरंगई, तो यहाँ पे तुरंगई लिखा हुआ था, उसके पहले तुरगाह लिखा हुआ था, इसलिए 2 नंबर भर जाएगा तुरगाह। यानी मृग मृगों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खा मूर्खई मूर्ख लोग जो है मूर्खों के साथ, सुधया सुधी भी संगम अनुव्रजंती, अनुव्रजी यहाँ पे देखो लिखा हुआ था अनुव्रजंती। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सख्यम समानशील व्यसनेषु, यानी समान स्वभाव वाले लोगों में ही संगति होती है, मित्रता होती है, ये श्लोक का भाव है। इसके अथवा के रूप में भावार्थ आता है, इसमें भी एक श्लोक लिखा होता है, भावार्थ भी मंजूषा में लिखे गए पद से आपको भरकर लिखना होता है। भावार्थ भी लिखा होता है, उसमें भी 4 रिक्त स्थान होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो श्लोक क्या हुआ है, आचारः प्रथमो धर्मः इत एतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो विशेषतः। आचार यानी आचरण जो है मनुष्य का पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का कथन है, इसलिए हमें सदाचरण यानी अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिए। प्राणेभ्यो विशेषतः, यानी प्राण को छोड़कर भी, यानी प्राण जाए तो जाए लेकिन चरित्र न जाए, हमारा आचरण जो है दूषित ना हो, इसका आपको ध्यान देना है। अब कैसे भरेंगे, अस्य भाव अस्ति सदाचारः जनानां प्रथमः धर्मः अस्ति इत विद्वांसः कथयन्ति इत्येव जनैः सदाचारस्य रक्षा प्राणेभ्यो अपि विशेषतया करणीयः। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अन्वय जो होता है वो भावार्थ से थोड़ा सा सरल होता है। सरल किस लिए होता है कि अन्वय में जो श्लोक में लिखा गया है वही भरना होता है। ध्यान देना, क्या करना होता है, जो श्लोक में लिखा गया होता है वही भरना होता है, किसमें, अन्वय में। लेकिन भावार्थ में श्लोक से इतर पद भी रहते हैं, तो वहां पे आपको शंका हो सकती है कि कौन सा पद भरना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर, जो कि होता है घटनाक्रम का। क्या होता है, घटनाक्रम का। बहुत बच्चों कहते हैं जी घटनाक्रम कैसे करें। इसमें क्या करना होता है, 8 वाक्य लिखे होंगे किसी भी चैप्टर के कहानी वाले के। अब कौन सी घटना पहले घटित हुई उसी को आपको सीक्वेंस में करके यानी ऊपर नीचे करके लिखना होता है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पे देखो, आप वाक्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस पाठ के वाक्य हैं। जो आपका दूसरा पाठ है, बुद्धिर बलवती सदा। तो सबसे नंबर पे क्या आएगा कि देउल नामक एक गांव था। दूसरे नंबर पे क्या आएगा कि वहां राज सिंह नामक राजपुत्र रहता था। तीसरे नंबर पे क्या आएगा कि उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम बुद्धिमती था। चौथे नंबर पे क्या आएगा कि वो जो है पिता के घर जाती है, तो यहाँ पे देखो 4 नंबर पे आ जाएगा कि दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जाती है। पांचवें नंबर पे क्या आएगा कि रास्ते में जो है उसको एक बाघ मिलता है। छठे नंबर पे क्या आएगा कि वह अपनी जो है बुद्धि चतुराई से बाघ को भयभीत कर देती है। सातवें नंबर पे क्या आएगा कि बाघ जो है भयभीत होकर भाग गया। ये देखो ना लिखा, व्याघ्र ताम व्याघ्र मागनीम मत्वा अधावत, यानी बाघ जो है उसको व्याघ्र मारी मानता हुआ भाग गया। अब 8वें नंबर पे क्या आएगा, जो बुद्धिमती थी वो बाघ के भय से बच गई। तो इस तरह से आपको पेंसिल से नंबरिंग कर लेना है और कॉपी में सीक्वेंस से करके आपको लिखना है प्रश्न नंबर 17 में। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो कि होता है प्रसंगानुकूल
उचित अर्थ यानी शब्दार्थ का क्वेश्चन होता है। किसका होता है? शब्दार्थ। आप हर चैप्टर के शब्दार्थ याद करते हैं ना, तो इसमें संस्कृत टू संस्कृत इसलिए आपको याद करने के लिए कहा जाता है कि आप संस्कृत टू संस्कृत याद करें। तो यहाँ पे एक वाक्य लिखा होगा, उसमें एक पद रेखांकित होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, यानी एमसीक्यू के टाइप का प्रश्न आएगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या आया हुआ है, वलिवर्दः, इसका अर्थ होता है बैल, तो हो जाएगा वृषभः। धेनु माने होता है गाय, महिष माने होता है भैंस, और गौ माने भी होता है गाय। सुराधिपः, इसका अर्थ होता है इंद्र, तो हो जाएगा इंद्रः। शत्रु, शत्रु माने होता है रिपु, रिपु माने क्या होता है? दुश्मन, तो दोनों जो है समान है। वृक्षः, तो वृक्षा हो जाएगा तरुः, तरु माने क्या होता है? पेड़, और वृक्षा माने भी क्या होता है? पेड़। उसके बाद जो है हमारा पेपर हो गया खत्म। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, धन्यवाद।